जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आज की इस वीडियो में हम इस समय जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्यूटर जीके को यहां पर डिस्कस करेंगे। तो कंप्यूटर से आपके एनटीपीसी के लगभग हर शिफ्ट में 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो कंप्यूटर जीके की यह जो सीरीज होगी लगभग 3 से 4 वीडियो की होगी और इसमें हम लोग एनटीपीसी के लिए जो चीजें महत्वपूर्ण हैं सिर्फ उन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक जानेंगे, यानी कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर होता क्या है, तो बस आपको ध्यान रखना है कि यह एक प्रकार से डेटा को प्रोसेस करने की एक डिवाइस होती है, यानी कि जो हमारे आंकड़े होते हैं उनको प्रोसेस करता है कंप्यूटर। अब ये काम कैसे करता है, तो कंप्यूटर में हम लोग एक इनपुट देते हैं, उसके बाद में ये जो इनपुट दिया जाता है वह यहाँ पर प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद में हमको मिलता है आउटपुट। तो बस आपको इतना यहाँ पर समझना है कि इनपुट हम देंगे, यानी कि कोई निर्देश यहाँ पर देंगे, वह निर्देश जो है वह प्रोसेस होगा यहाँ पर और उसके बाद में उसी निर्देश के अनुसार आपको यहाँ पर आउटपुट देखने को मिलेगा। पहला कंप्यूटर बनाया किसने था, तो चार्ल्स बैबेज महोदय ने 1837 में दुनिया के पहले कंप्यूटर का निर्माण किया था और इसका नाम था द एनालिटिकल इंजन। तो एनटीपीसी में 4 से 5 बार यही प्रश्न पूछा जा चुका है कि पहला कंप्यूटर बनाया किसने था या पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। तो ध्यान रखिएगा, चार्ल्स बैबेज के द्वारा 1837 में बनाया गया था, नाम इसका था द एनालिटिकल इंजन और इसीलिए चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अब वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के बैंक के जो एग्जाम होते हैं उनके लिए फ्री टेस्ट के बारे में बताना चाहूँगा। तो आज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा शाम को 7 बजे, एसबीआई पीओ एग्जाम के लिए होगा। मनीष ग्रोवर सर के द्वारा ये टेस्ट लिया जाएगा और जो भी यहाँ पर टॉप रैंक प्राप्त करेंगे उनको डायरेक्ट मनीष ग्रोवर सर के साथ में इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। परफेक्शन सीरीज का जो टेस्ट है वह निमिषा बंसल मैम के द्वारा लिया जाएगा। यह भी आपके आरबीआई ग्रेड बी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए होगा और इसमें जो आपके टॉप 100 स्टूडेंट होंगे वह डायरेक्टली निमिषा बंसल मैम के साथ में जूम के माध्यम से इंटरेक्ट कर सकते हैं। फिर हमारा एक प्रैक्टिस टेस्ट होगा आईबीपीएस क्लर्क मेंस एग्जाम के लिए, तो ये टेस्ट भी आपका फ्री होगा। 8 फरवरी को दिन में 11 बजे होगा और इसमें जिसकी रैंक 1 आएगी उसे 1 मंथ का बैंक का सब्सक्रिप्शन मुफ्त में मिलेगा, जिसकी रैंक 2 आएगी उसे 2000 रुपये का अमेजन वाउचर मिलेगा और जिसकी रैंक यहाँ पर 3 होगी उसको यहाँ पर 1000 रुपये का अमेजन वाउचर दिया जाएगा। उसी प्रकार से अंकुश लांबा सर, इनके द्वारा रीजनिंग के टेस्ट को कंडक्ट करवाया जाएगा 14 फरवरी और 28 फरवरी को एसबीआई क्लर्क प्री एग्जाम के लिए और इसमें भी जो हमारे टॉप रैंकर होंगे उनको भी उचित प्राइज अनअकैडमी के द्वारा दिया जाएगा। तो इन सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप इनमें से किसी में भी इनरोल करते हैं तो वहां पर इनरोल करते समय आपको यूज करना है KV10 कोड और अगर आप अनअकैडमी के किसी भी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो वहां पर आपको यूज करना है कूपन कोड KV10 और जैसे ही आप इस कोड को यूज करेंगे तुरंत आपको वहां पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो नीचे आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप इसको चेक करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम कंप्यूटर को यहाँ पर वर्गीकृत करते हैं। तो कंप्यूटर के अगर हम लोग वर्गीकरण की बात करें तो इसे हम लोग 2 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। एक तो होता है कंप्यूटर का साइज और दूसरा होता है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। तो अगर हम लोग कंप्यूटर के आकार के अनुसार उसे वर्गीकृत करें तो इसे हम लोग 4 प्रकार के कंप्यूटर में विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि एक हमारा हो गया माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा हमारा हो गया मिनी कंप्यूटर, तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा हमारा होता है सुपर कंप्यूटर। उसी प्रकार से अगर हम लोग कार्य प्रणाली के अनुसार इसको डिवाइड करें तो एक हमारा होता है एनालॉग कंप्यूटर जो कि भौतिक राशियों की माप करता है, यानी कि जैसे हमारा ताप दाब हो गया। एक हमारा होता है डिजिटल कंप्यूटर, तो ये हमारे न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक डेटा को प्रोसेस करता है। और एक हमारा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, तो ये एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का एक कह सकते हैं मिला जुला हुआ रूप होता है। तो ये बस आपको थोड़ा सा आइडिया इसके बारे में रखना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर के बारे में।
तो ध्यान रखिएगा, इसका आविष्कार 1970 में हुआ था। आकार में ये छोटे होते हैं और इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, जो हमारा टैबलेट होता है, या फिर हमारे स्मार्टफोन होते हैं। ये सारे आपके माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। यूज़ कहाँ पर होता है? तो व्यापार और मनोरंजन के क्षेत्र में इनका यूज़ किया जाता है। फिर बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की। तो इसका आविष्कार 1965 में हुआ था। इसमें आपको एक से ज़्यादा सीपीयू देखने को मिलेंगे। सीपीयू क्या होता है अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो बस आपको ध्यान रखना है कि मिनी कंप्यूटर में एक से ज़्यादा सीपीयू होते हैं। आकार और क्षमता की बात करें तो ये आपके माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। उपयोग इनका कहाँ पर होता है? तो इनका उपयोग छोटे जो हमारे फर्म होते हैं या फिर जो छोटी कंपनियां होती हैं वहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल भी आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि K202, IBM मिड रेंज कंप्यूटर, ये आपके मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। फिर बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें तो ये आपके मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं और जो हमारा सुपर कंप्यूटर होता है उससे ये होते हैं छोटे। अब इसकी खास बात ये होती है कि इसमें एक साथ कई सारे व्यक्ति मिलकर के काम कर सकते हैं और इसमें दूसरी खास बात ये होती है कि इसमें कई सारे प्रोग्राम पर एक साथ में कार्य किया जा सकता है। तो ये विशेषता होती है मेन फ्रेम कंप्यूटर की। यूज की अगर हम लोग बात करते हैं तो बैंकिंग सेक्शन में, बीमा संस्थान में, या जो हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन सभी में मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है। उदाहरण की बात करें तो IBM का 370, IBM का S390, ये आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण हैं। फिर बात करेंगे सुपर कंप्यूटर की। तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो चाहे हम आकार में बात करें, इनके परफॉर्मेंस की बात करें, या फिर हम लोग डेटा प्रोसेस के आधार पर बात करें, ये सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। और जो दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था ये बनाया गया था 1964 में। नाम क्या था इसका? तो इसका नाम था CDC 6600। क्या नाम था? CDC 6600 इसका नाम था। तो नीचे आप कमेंट में बताइएगा कि इसका आविष्कार या इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था। परीक्षा में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो हमारे यहाँ पर टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की एक लिस्ट जारी होती है और उस लिस्ट के अनुसार वर्ष 2020 में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है फगाकू। क्या नाम है? फगाकू इसका नाम है। और ये किस देश का है? तो ये है आपके जापान देश का। स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो 442 पेटाफ्लॉप्स इसकी स्पीड है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि फगाकू सुपर कंप्यूटर जो कि जापान का है, ये दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। उपयोग कहाँ पर होता है सुपर कंप्यूटर का? तो जो हमारे अंतरिक्ष यात्रा होती है उसमें यूज किया जाता है, जो हमारे मौसम के पूर्वानुमान लगाए जाते हैं उनमें इसका यूज होता है, और जो आप मूवी के अंदर बेहतरीन ग्राफिक्स को देखते हैं उन ग्राफिक्स के निर्माण में भी सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब बात करते हैं कंप्यूटर जनरेशन की, यानी कि जैसे आप लोग देखते होंगे कि हमारी भी जनरेशन होती है, हमारी कई सारी पीढ़ियां होती हैं, उसी प्रकार से जो हमारे यहाँ पर कंप्यूटर होता है उसका भी विकास कई सारे पीढ़ियों में हुआ है। तो पहली पीढ़ी आपकी शुरू होती है 1940 से लेकर के 1956 तक, ये इसका टाइम पीरियड है। अब इसके अगर हम खास बात की बात करें तो उस समय जो आपके कंप्यूटर होते थे उनका आकार काफ़ी बड़ा होता था। इसमें वैक्यूम ट्यूब का सर्किट होता था। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा वैक्यूम ट्यूब है और इसके अंदर आपकी सर्किट लगाई गई हुई है और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी का यूज यहाँ पर किया जाता था। अब इसकी कमियां क्या थी? तो इसकी कमियां ये थी कि अत्यधिक विद्युत ऊर्जा इसमें लगती थी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन इसमें ज़्यादा होता था। और इसके अलावा ये जो हमारे कंप्यूटर होते थे इसमें काफ़ी ज़्यादा ऊष्मा भी निकलती थी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी ये जनरेट करते थे। तो ये दो इसकी कमियां होती थी। मशीन भाषा का उपयोग इसमें किया जाता था। अब अगर हम लोग इसके कुछ उदाहरणों की बात करें, यानी कि जो हमारे उस समय कंप्यूटर बनाए गए थे, तो इसमें आपका इनियाक है, IBM 60 है और आपका है यूनिवैक। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो ये आपका था इनियाक। इनियाक का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। तो ये हमारा पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। 1945 में इसे बनाया था जॉन मॉस्ले और जे प्रेस्पर स्कार्ट ने।
किसने? जॉन मॉसले और जे प्रेस्पर स्कर्ट ने। तो ये आपके पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के थे और इन्हीं के द्वारा दुनिया का जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है इन्याक, उसका निर्माण किया गया था। तो आपसे इन्याक का फुल फॉर्म भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। देखिए फुल फॉर्म जो हमारे होंगे उनको हम लोग ऐसे वीडियो में बीच बीच में डिस्कस किया करेंगे, और अगर आप लोग चाहेंगे तो इनके ऊपर मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो भी ले आऊँगा। तो ये हमने बात की प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे इसमें वैक्यूम ट्यूब का सर्किट के रूप में उपयोग किया जाता था। अब बात करते हैं सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की। तो इसका टाइम पीरियड था 1956 से 1963 तक। अब यहाँ पर एक डेवलपमेंट होती है, यानी कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार कर दिया जाता है जॉन वर्डीन, वाल्टर बैटन और विलियम शॉकले के द्वारा। तो ये तीनों लोग यहाँ पर ट्रांजिस्टर का आविष्कार करते हैं और इस ट्रांजिस्टर का यूज अब वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर होने लगा। तो पहले से ये छोटा था पहले, और ये सस्ता भी था, और जो हमारे प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर थे यानी कि पहले जनरेशन के कंप्यूटर थे उनकी तुलना में ये तेज काम भी करता था। तो असेंबली भाषा उस समय तक खोजी जा चुकी थी। भाषाओं के ऊपर हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। तो कोबाल और फोरट्रान का इसमें यूज होता था। अगर हम लोग सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के उदाहरण की बात करें तो हनीवेल 200, IBM 1401 ये आपके सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। फिर बात करते हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की। तो 1964 से 1971 के बीच इनका टाइम पीरियड रहा था और ट्रांजिस्टर के स्थान पर इंटीग्रेटेड सर्किट का यहाँ पर यूज होने लगा था। तो जैसे हमने देखा पहले में आपका वैक्यूम ट्यूब था, दूसरे में हमारा आ जाता है क्या? ट्रांजिस्टर, और तीसरे में हमारा आ जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इंटीग्रेटेड सर्किट का जो आविष्कार है वह आपके जेक केल्वी के द्वारा किया गया था। तो एनटीपीसी में इंटीग्रेटेड सर्किट का फुल फॉर्म और किसके द्वारा ये आविष्कार किया गया था ये दोनों पूछे जा चुके हैं, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब इसी समय यानी कि जो हमारे तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के विकास का समय था उसी समय कीबोर्ड, रैम, मॉनिटर और ऑपरेटिंग सिस्टम इन सभी का विकास हो गया था। तो ये हमारे तीसरी पीढ़ी में यूज किए जाने लगे। भाषाएं भी कई सारी नई आ गई थी जैसे कि फोरट्रान 2, 3, इसके अलावा पास्कल। तो ये सारी भाषाएं यहाँ पर यूज होने लगी थी। और अगर हम लोग दुनिया के पहले मिनी कंप्यूटर की बात करें तो वह आपका था PDP-8 और इसी समय में यानी कि थर्ड जनरेशन के समय में इसे डेवलप किया गया था। अगर हम लोग थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की बात करें तो IBM 360 इसका एक उदाहरण है। फिर बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। तो 1971 से 89 के बीच इसका समय काल था और यहाँ पर अब क्या हुआ कि अब माइक्रो प्रोसेसर का विकास हो गया था। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता था? तो इसमें एक हमारी सिलिकॉन की चिप होती थी और उसमें आपके हजारों की संख्या में इंटीग्रेटेड सर्किट को आपस में जोड़ दिया जाता था। तो इसी समय हमारे लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास इस दौरान हुआ था। और आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जो हमारा पहला माइक्रो कंप्यूटर था जिसका नाम था अल्टेयर 8000, क्या नाम था? अल्टेयर 8000, इसका भी निर्माण इसी फोर्थ जनरेशन के दौरान किया गया था और इसी दौरान IBM के द्वारा दुनिया के पहले पर्सनल कंप्यूटर उसका भी निर्माण किया गया था। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। हाई स्पीड जो हमारे नेटवर्क होते थे जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, इन सभी का विकास भी हमारे चौथी पीढ़ी के दौरान ही हुआ था। अच्छा, LSI और BLSI का शायद जो फुल फॉर्म मैंने बताया वो उल्टा बता दिया है, तो चलिए नीचे कमेंट में आप बता दीजिएगा कि इसका पूरा नाम क्या है। फिर बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की यानी कि पांचवी जनरेशन की। तो 1989 से इसकी शुरुआत हो चुकी थी और ये अब तक हमारे यहाँ पर चल रहा है। तो इसकी खास बात क्या थी? तो इसमें खास बात आ गई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। किसकी? कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब हमारी पांचवी पीढ़ी में आ चुका था। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि यह एक प्रकार से हमारे मशीन को सोचने समझने की क्षमता देता है जिसके द्वारा वह आपको वही चीज़ें रिकमेंड करता है जिसको आप लोग नेट के ऊपर सर्च करते हैं या फिर वहाँ पर देखते हैं। तो मेमोरी के लिए यहाँ पर अब आपकी कम्पैक्ट डिस्क आ चुकी थी, इंटरनेट का विकास हो चुका है, WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब भी आ चुका है और ईमेल का विकास भी इसी दौरान हुआ है। IBM नोटबुक, सुपर कंप्यूटर, ये सारे हमारे कंप्यूटर जनरेशन के फिफ्थ जनरेशन के एग्जाम्पल हैं। तो बस आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में याद रखना है। अब हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जिनसे आपके NTPC में कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे भारत में जो पहला कंप्यूटर था वह कहाँ पर स्थापित किया गया था,
तो ये स्थापित हुआ था भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। नाम इसका क्या था? तो इसका नाम था HEC2M। क्या नाम था? HEC2M। तो ये हमारे भारत का पहला कंप्यूटर था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का जो पहला कंप्यूटर था वह बनाया गया था, यानी कि हमारे भारत में पहला कंप्यूटर कौन सा बनाया गया था, तो ये आपका था ट्राइफैक। आपको ध्यान रखना है कि ये जो HEC2M है ये हमारे भारत में निर्मित नहीं हुआ था, ये हमारे भारत में स्थापित किया गया पहला कंप्यूटर था, जो कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था। जो हमारे देश में पहला कंप्यूटर था उसका नाम था ट्राइफैक। तो नाम इसका था ट्राइफैक, पूरा नाम था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो ट्राइफैक के द्वारा, यानी कि जो हमारे यहाँ पर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है उसके द्वारा इसे निर्मित किया गया था। तो इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका नाम था परम 8000। क्या नाम था? परम 8000 इसका नाम था, और 1990 से 91 के बीच में इसको डेवलप किया गया था। सीडेक के बारे में आपको ध्यान रखना है, जिसने इस कंप्यूटर को बनाया था। तो सीडेक यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जो कि आपको मिल जाएगी पुणे में, उसके द्वारा पहले सुपर कंप्यूटर को यहाँ पर बनाया गया था। अब परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि भारत का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, पिछले साल नवंबर महीने में एक रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि हमारे देश में जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आधारित परम सिद्धि नाम के कंप्यूटर को बनाया गया है, वह दुनिया का 63वां सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना था। तो आपको याद रखना है कि सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में परम सिद्धि ना मिले तो फिर आपका उत्तर होगा प्रत्यूष। तो ये इस समय दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की सूची में है 78वें स्थान पे। किस स्थान पे है? 78वें स्थान पे है। लगा कहाँ पर है ये? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रियोलॉजी में इसकी स्थापना की गई है। तो जो हमारे मौसम की भविष्यवाणियां होती हैं वह प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर की सहायता से ही किए जाते हैं। और नीचे कमेंट में बताइएगा कि जो आपकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। तो ये स्लाइड आपको एज इट इज जैसे मैंने बता दिया है वैसे आपको याद भी रखनी है। अब बात करते हैं कंप्यूटर के अन्य फंक्शन की। तो कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो यह मुख्य रूप से 3 चीज़ों के ऊपर आधारित होता है। एक हमारा होता है हार्डवेयर, एक हमारा होता है सॉफ्टवेयर, और एक हमारा होता है नेटवर्क। तो बस आप इतना ध्यान रखेंगे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क के ऊपर कंप्यूटर आधारित होता है, या फिर इन्हीं की सहायता से हमारे कंप्यूटर का संचालन किया जाता है। अब हार्डवेयर क्या होता है? तो जो आपके ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मॉनिटर हो गया, CPU हो गया, माउस है, माइक्रोफोन है, हेडफोन्स है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है और आपके स्पीकर हैं, ये सारे हमारे आते हैं हार्डवेयर की सूची में। उसी प्रकार से अगर हम लोग सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो जो हम लोग विभिन्न सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए PDF के लिए हम एडोब का यूज करते हैं, नेट के लिए हम लोग ओपेरा या फिर मोजिला या अन्य प्रकार के वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं, मूवी या फिर कोई अन्य म्यूजिक सुनने के लिए VLC या विंडो मीडिया प्लेयर का यूज़ करते हैं, तो वे सारे हमारे होते हैं सॉफ्टवेयर। उसी प्रकार से अगर हम नेटवर्क की बात करते हैं तो जब हम लोग 2 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं कि जिससे एक कंप्यूटर का जो डेटा है वह दूसरे में एक्सेस किया जा सके या फिर दूसरे में उसको भेजा जा सके, तो वही हमारा होता है नेटवर्क। तो आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि कंप्यूटर हार्डवेयर में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। अब यहाँ पर आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था कि कंप्यूटर किस प्रकार से काम करता है। तो यूजर से डेटा को लेकर के ये भेजता है इसको CPU में, जहाँ पर इसे प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद में आउटपुट के रूप में हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। और यहीं पर कई बार क्या होता है कि जो हमारा डेटा प्रोसेस किया जाता है उसे हम लोग लेते हैं स्टोरेज से। किससे? स्टोरेज से हम उस डेटा को लेते हैं। तो डेटा या तो इनपुट के माध्यम से दिया जाता है या फिर स्टोरेज से वो डेटा जाता है, तो ये आपका आउटपुट के रूप में देखने को मिलता है। तो प्रोसेस होने के बाद में अगर आप उसको परिणाम के रूप में देखना चाहते हैं तो आउटपुट के रूप में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप उस डेटा को सेव करना चाहते हैं तो स्टोरेज में आप उसे सेव कर सकते हैं। अब स्टोरेज की अगर हम बात करें तो ये भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा है प्राइमरी स्टोरेज और दूसरा हमारा होता है सेकेंडरी स्टोरेज। अब यहाँ से जो चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे उनके बारे में आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि NTPC के एग्जाम में लगभग 20 से 25 प्रश्न यहाँ से पूछे जा चुके हैं। तो पहले बात करेंगे इनपुट डिवाइस की, यानी कि इनपुट डिवाइस क्या होती हैं और इनके उदाहरण कौन कौन से हैं।
तो ध्यान रखिएगा, एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस जो कि कंप्यूटर को डेटा भेजने का कार्य करते हैं और इसी के माध्यम से हम कंप्यूटर से बातचीत करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर में हम लोग कोई इनपुट देते हैं। अब इनपुट का मतलब ये तो नहीं है कि हमने सीधे बोल दिया कंप्यूटर ने काम करना शुरू कर दिया। हमें ज़रूरत होती है कुछ डिवाइसेस की और उन्हीं डिवाइसेस के माध्यम से हम लोग कंप्यूटर को यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो उदाहरण आपको इसके ध्यान रखने हैं क्योंकि उदाहरण इसके कई बार एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं। तो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया, इसके माध्यम से हम इनपुट देते हैं। हमारा जो माउस होता है इसके माध्यम से भी हम इनपुट देते हैं। हमारा जॉयस्टिक होता है जो कि विशेष तौर पर गेम में यूज किया जाता है। वेब कैम आपका हो गया, ग्राफिक टैबलेट्स हो गए, ये हमारे हो गए। इसके अलावा ट्रैक बॉल होता है, लाइट पेन हो गया, फिर हमारा डिजिटल कैमरा हो गया, बार कोड रीडर है, ओसीआर रीडर है, स्मार्ट कार्ड रीडर है या फिर बायोमेट्रिक सेंसर हैं। तो ये सारे हमारे इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल होते हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं इनको। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, वेब कैम, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, ग्राफिक टैबलेट, डिजिटल कैमरा, बार कोड रीडर, ओसीआर रीडर, स्मार्ट कार्ड रीडर और फिर आपका है बायोमेट्रिक। तो ये सारे हमारे इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल होते हैं। तो ये हमने इनपुट डिवाइस की बात कर ली। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की, यानी कि जब यहाँ पर हम लोग इनपुट देते हैं तो इनपुट के लिए हमने डिवाइसेस जान ली। अब जाहिर सी बात है कि इनपुट देने के बाद में जब डेटा यहाँ पर प्रोसेस होगा तो प्रोसेस के बाद में वो डेटा हमें दिखाई कहाँ पर देगा, यानी कि वो डेटा हमें मिलेगा कहाँ पर, उसके लिए होते हैं आउटपुट डिवाइसेज। तो इसके उदाहरण आपको यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि हमारा मॉनिटर होता है, तो जैसे मान लीजिए आपने कीबोर्ड में कुछ टाइप किया तो वह जो आपने टाइप किया है वह आपको मॉनिटर पर देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से हमारे होते हैं स्पीकर। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी सॉन्ग यहाँ पर प्ले किया तो वह आपको स्पीकर के जरिए सुनाई देगा। प्रिंटर से आप कुछ यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। हमारे मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर होते हैं, स्पीच जनरेटिंग डिवाइसेज होती हैं, साउंड कार्ड होते हैं, वीडियो कार्ड होते हैं, ब्रेल रीडर हो गए, जीपीएस डिवाइसेज हो गई। तो ये सारी हमारी होती हैं आउटपुट डिवाइसेज। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? मॉनिटर, स्पीकर, प्लॉटर, प्रिंटर, मल्टीमीडिया, प्रोजेक्टर, स्पीच जनरेटिंग डिवाइसेज, इसके अलावा साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ब्रेल रीडर, जीपीएस डिवाइस, ये सारे हमारे आउटपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। इससे भी आपके एनटीपीसी में कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ये हमारा होता है मेमोरी। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा कंप्यूटर होता है उसमें आपको दो मेमोरी देखने को मिलती है। एक हमारी होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी हमारी होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो आइए इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। प्राइमरी मेमोरी की अगर हम बात करें तो इससे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर होता है उसकी मेन मेमोरी होता है हमारा प्राइमरी मेमोरी। और इसमें होता क्या है, तो जो हमारा डेटा प्रोसेस होता है, यानी कि जब हम इनपुट देते हैं तो उसके बाद में डेटा हमारा होता है प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस के पूर्व का जो हमारा डेटा होता है वह आपके प्राइमरी मेमोरी में ही स्टोर होता है। अब प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो ये भी हमारे होते हैं दो प्रकार के। एक होता है रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरा होता है रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। रैम की बात करते हैं तो यह एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी होती है। क्या होती है? यह एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी होती है। और वहीं पर अगर हम रीड ओनली मेमोरी की बात करते हैं तो यह एक अस्थायी मेमोरी होती है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा रैम होता है इसमें जो हमारा डेटा स्टोर होता है वह डेटा केवल तभी तक स्टोर रहता है जब तक हमारा कंप्यूटर चालू होता है। जैसे ही हम लोग कंप्यूटर को ऑफ करते हैं वैसे ही यहाँ पर डेटा आपका बंद हो जाता है। आपने मोबाइल में देखा होगा कि कई बार दिखाता है कि हमारे रैम में इतना ज़्यादा डेटा हो गया है। तो जब आप उसको क्लियर करते हैं तो रैम के ऊपर जो हमारा रैम की जो हमारी मेमोरी होती है वह आपको मोबाइल में बढ़ी हुई प्रतीत होती है। तो ध्यान रखिएगा, यह एक अस्थायी मेमोरी होती है और इसमें जो हमारा डेटा होता है वह केवल तभी तक देखने को मिलेगा जब तक आपने अपने सिस्टम को ऑन रखा हुआ है। जैसे ही आप उसे ऑफ कर देंगे तो रैम में जो भी हमारा डेटा होगा वह तुरंत इरेज हो जाता है। दूसरी तरफ अगर हम लोग रीड ओनली मेमोरी की बात करें यानी कि रोम की बात करते हैं तो इसमें भी आपका डेटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है, यानी कि अस्थायी मेमोरी होती है। लेकिन
इसकी खास बात यह है कि डेटा को आप केवल यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो डेटा है उसका आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसे किसी भी प्रकार से आप मॉडिफाई या इसमें कोई चेंज आप नहीं कर सकते हैं। तो ये हमने बात कर ली प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी की। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे सेकेंडरी मेमोरी होती हैं यह भी एक अस्थायी मेमोरी होती हैं। और इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह होती है कि जब हम लोग किसी भी डेटा को अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो वह डेटा आपके इसी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होती है। कहाँ पर? इसी सेकेंडरी मेमोरी में वह डेटा स्टोर होता है। यानी कि जब हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है उसके बाद में जो हम लोग डेटा अपने कंप्यूटर में रखे होते हैं वह सारा डेटा आपके सेकेंडरी मेमोरी में ही स्टोर होता है। जैसे मान लीजिए आपने इस वीडियो को किसी प्रकार से डाउनलोड कर लिया और डाउनलोड करने के बाद में ये जो वीडियो है वह आपके मोबाइल में कहीं पर सेव रहेगा। तो मोबाइल आप चाहे बंद कर दीजिए या फिर मोबाइल आप बाद में चालू करिए तो भी आपको ये वीडियो वहाँ पर एज इट इज़ देखने को मिलेगा। अगर ये आपका रोम में होता तो बंद करते ही ये आपके मोबाइल से हो जाता गायब। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा डेटा स्टोर होता है वह आपके सेकेंडरी मेमोरी में ही स्टोर किया जाता है। और इसकी खास बात ये होती है कि सीपीयू के द्वारा डायरेक्ट एक्सेस आप इसको नहीं कर सकते हैं। तो ये खास बात होती है सेकेंडरी मेमोरी की। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल को समझेंगे। ये आपके फुल फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रैम के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसी प्रकार से आपका एक एस रैम होता है जिसका नाम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या हो गया? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसी प्रकार से रैम की बात करते हैं तो ये हमारा होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये हमारे दो रैम के फॉर्म होते हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसी प्रकार से जो हमारा रोम होता है उसके भी आपको तीन रूप देखने को मिलेंगे। एक तो हमारा हो गया पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या नाम है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद में एक होता है इप्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और फिर एक हमारा होता है ईईपी रोम यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ से भी आपके एनटीपीसी में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, यानी कि इनका फुल फॉर्म पूछा जा चुका है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। PROM का मतलब हुआ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इप्रोम का मतलब हुआ इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM की बात करें तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब पता नहीं किसने इनका इतना बड़ा बड़ा नाम रख दिया था। तो आपको अगर एनटीपीसी एग्जाम देना है तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ से याद रखनी है। अब हम थोड़ा सा सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी जो हमारी होती है उसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा होता है मैग्नेटिक मेमोरी और दूसरा हमारा होता है ऑप्टिकल मेमोरी। तो मैग्नेटिक मेमोरी में हमारा हार्ड ड्राइव होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो डेटा होता है वह आपका हार्ड ड्राइव में स्टोर होता है। मैग्नेटिक टेप की बात करते हैं, जिप डिस्क की बात करते हैं या फिर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की बात करते हैं। तो ये सारे आपके सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत मैग्नेटिक मेमोरी की कैटेगरी में आते हैं। उसी प्रकार से एक हमारा होता है ऑप्टिकल मेमोरी। तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि CD रोम हो गया यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी हो गया, CDR हो गया यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, CDRW हो गया यानी कि CD रीराइटेबल, DVD रोम हो गया यानी कि डिजिटल वर्साटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, DVDR हो गया यानी कि डिजिटल वर्साटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल। और फिर हमारा होता है DVDRW यानी कि डिजिटल वर्साटाइल डिस्क रीराइटेबल। तो ये सारे हमारे ऑप्टिकल मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। अब ये फुल फॉर्म के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से भी फुल फॉर्म से आपके डायरेक्टली एनटीपीसी में प्रश्न पूछे गए हैं। तो अब हम बात करेंगे हमारे प्रोसेसिंग डिवाइसेस की। हमने आपको बताया था कि तीन चीज़ें हमारी होती हैं। एक हो गया इनपुट, वो हमने जान लिया। फिर हमने कहा था आउटपुट होता है, वो भी हमने जान लिया। और अब हम बात करेंगे प्रोसेसिंग डिवाइसेस की। तो प्रोसेसिंग डिवाइस की बात करें तो ये हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर का वह भाग होता है जो कि इनपुट जो हम लोग देते हैं उसमें से
जो भी चीज़ें होती हैं उनको प्रोसेस करता है और फिर उसे हमें आउटपुट के रूप में प्रेजेंट करता है। तो यही काम होता है हमारे प्रोसेसिंग डिवाइसेस का। और इसमें आपकी एक डिवाइस है जिसका नाम होता है CPU, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसे हम लोग कंप्यूटर के मस्तिष्क यानी कि कंप्यूटर के दिमाग के रूप में भी जानते हैं। तो बस आपको ध्यान रखना है कि यह कंप्यूटर को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलने वाले जो भी निर्देश होते हैं उन सभी का पालन करता है CPU। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट होता है हमारे कंप्यूटर का CPU। अब CPU की बात करें तो इसमें आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि ALU हो गया, CU हो गया और आपका हो गया रजिस्टर्स। इसके अलावा हमारा होता है मेमोरी। तो इन सभी चीज़ों से मिल करके हमारे CPU का निर्माण होता है। तो NTPC में पूछा गया प्रश्न है कि इनमें से कौन सा CPU में शामिल नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, ALU, CU, रजिस्टर और जो हमने अभी मेमोरी के बारे में पढ़ा वह आपके CPU का ही पार्ट होता है। CPU को हम लोग कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं और इसका नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो अब आइए एक एक करके इनके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। पहले बात करेंगे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU की। तो ये क्या होता है? तो जो भी हमारे मैथमेटिकल या फिर तार्किक ऑपरेशन होते हैं, यानी कि जो हमारे इस प्रकार की गणनाएं होती हैं उनका संचालन ALU के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में होता है कंट्रोल यूनिट, जिसे हम लोग CU के नाम से जानते हैं। तो जो भी हमारे इनपुट होते हैं, जो भी हमारे आउटपुट होते हैं और उसके बीच में जो हमारे CPU में माइक्रो प्रोसेसर होता है, तो इनके बीच में जो तालमेल होता है, यानी कि किस प्रकार से दिशा निर्देशों का पालन करना है, किस प्रकार से चीज़ों को प्रोसेस करना है और किस प्रकार से आउटपुट को दिखाना है, इन सभी के बीच में तालमेल बैठाता है हमारा CU। उसके बाद में होता है रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स की बात करते हैं तो जो हमारा प्रोसेसर होता है वहाँ पर अस्थायी डेटा स्टोरेज होता है। प्रोसेसर में हमारे अस्थायी रूप से डेटा स्टोर होता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने कोई इनपुट दे दिया, अब इनपुट हमने दिया है तो वह आपके जाएगा CPU में, और CPU में जब ये डेटा यहाँ पर प्रोसेस होगा तो वह अस्थायी डेटा के रूप में स्टोर होगा और इस इनपुट में जो डेटा होगा उसे संभालने का काम करता है रजिस्टर्स। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे मेमोरी के मापन के बारे में। तो इससे भी NTPC में 5 से 6 बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। कौन सी? सबसे छोटी इकाई होती है बिट। उसके बाद में होता है बाइट। तो परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं। तो ध्यान रखिएगा 8 बिट आपको एक बाइट में देखने को मिलेंगे। उसके बाद में होता है 1 किलोबाइट यानी कि 1 KB। तो 1 KB में 1024 बाइट आपको देखने को मिलेंगे। फिर हमारा होता है MB यानी कि मेगाबाइट। तो 1 मेगाबाइट में आपको 1024 KB देखने को मिलता है। उसी प्रकार से होता है 1 गीगाबाइट। तो ये हमारा होता है GB और 1 GB में आपको 1024 MB देखने को मिलते हैं। उसके बाद में होता है 1 टेराबाइट यानी कि 1 TB और 1 TB में आपको 1024 GB देखने को मिलते हैं। तो ये आपको बिल्कुल एज इट इज़ याद रखना है कि बिट सबसे छोटी इकाई होती है और 1 टेराबाइट यहाँ पर सबसे बड़ी इकाई के रूप में हमने देखा है। तो इसमें आपको सिंपली 1024 ऐड कर देना है, यानी कि 1 KB 1024 बाइट, 1 MB 1024 किलोबाइट, 1 GB तो 1024 मेगाबाइट और 1 TB तो 1024 गीगाबाइट। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इस तरीके से हमारा जो पहला भाग था उसमें हमने कोशिश की कि जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको डिस्कस कर लें। हालांकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि आपको कम समय में NTPC के एग्ज़ाम के लिए जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके बारे में बता दूं। अगला जो हमारा इसका वीडियो होगा उसमें हम लोग इंटरनेट के बारे में जानेंगे। इसके अलावा जो हमारे सर्च इंजन होते हैं या फिर इंटरनेट का विकास क्रम कैसा रहा है या फिर जो हमारे ईमेल वगैरह होते हैं उन सभी के बारे में जानेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में नीचे कमेंट में बताइएगा, और अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो नीचे आपको टाइप करना है यस। तो इससे मुझे थोड़ा सा आइडिया होता है कि कितने लोग पूरा वीडियो को देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।